नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल 3 नवंबर 2022 को इसरो का पेपर हुआ है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का। एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं, नज़र डाल देते हैं कि पेपर कैसा रहा, क्या सिनेरियो था, किस लेवल का पेपर था, कैसे क्वेश्चन थे। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा, ओवरऑल आपको पेपर कैसा लगा। एग्ज़ाम नहीं देकर आए लेकिन इसरो में जाने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखना, क्वेश्चंस का लेवल पता कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप भी तैयारी करते रहें, क्योंकि इसरो जो है ना, ये कभी भी वैकेंसी निकाल देता है। हालांकि नंबर ऑफ़ सीट जो होती है वो बहुत कम आती है, लेकिन वैकेंसीज इसरो में आती ठीक है। दोस्तों, ये जो पेपर है ये UR राव सैटेलाइट सेंटर का है, ठीक है ना। और टेक्नीशियन बी अपने पोस्ट का नाम होता है इलेक्ट्रिशियन वालों का। पेपर हुआ है 3 नवंबर 2022 को। हालांकि फुल ऑफिशियल आंसर की आएगी इसकी, तो आपको पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। आई थिंक इसमें 60 क्वेश्चन थे इस बार, है ना, और नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले हैं, जनरली तो देखो वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो ईजी हो, फिर भी ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो ठीक ही रहा। मुझे लग रहा है कि बच्चों ने बहुत कुछ इसमें किया होगा आराम से, क्योंकि इतना कोई टफ़ या हाई लेवल का पेपर नहीं था। और रिसेंटली 2 नवंबर को राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का हुआ था, तो उसके कंपैरिजन में आसान ही लगा बच्चों को। देखिए, सबसे पहला सवाल एक रोहे दिया हुआ था 0.02 माइक्रो ओम मीटर में, लंबाई दी हुई थी 1000 मीटर, एरिया दिया हुआ था 1.6 mm², और कहते हैं कि गुरुजी रेजिस्टेंस पूछा था कि बताइए प्रतिरोध कितना है। जानते होंगे ना सभी, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R बराबर रो है इंटू L/A। कोई समस्या? एक समस्या है गुरुजी, ये ओम मीटर में था, ये मीटर में है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो mm² कर दिया। इसका मतलब हमें एरिया को भी वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब mm² को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसमें क्या करना था, 10,000 का भाग देना था। क्यों देना था, सुनिए ध्यान से। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, यानी 1 mm में आप लेकर आओगे तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर आप 1 mm² और सेंटीमीटर² करेंगे तो फिर 100 का भाग देना पड़ेगा। इसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको जब आप स्क्वायर से कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 जीरो ये और 2 जीरो इसकी जो लगती है, तो टोटल हो गई आपकी 4। ये आपको यहाँ भाग देना है और कुछ नहीं है। मान रखो, हल करो, उत्तर आ जाएगा। कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना। मैं आंकड़ा रख देता हूँ आपके सामने। 0.02 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो ओम है ना, माइक्रो हटाएंगे, इंटू लंबाई है 1000, फिर आपको भाग देना है 1.6 का, और फिर ऊपर हो गया आपका 10,000। कैलकुलेट करना, आई थिंक 2 ओम उत्तर आ रहा है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप थोड़ा कैलकुलेट करके मिलान ज़रूर करना, मुझे बताना कितना उत्तर आया। तरीका यही रहेगा, कैलकुलेशन कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहे हैं कि गुरुजी यूं पूछा था, हेक्सा ब्लेड के दूरी, बीच दूरी। अब देखो इसमें क्वेश्चन अधूरा है, हेक्सा ब्लेड के बीच की दूरी का क्या मतलब हुआ। या तो 2 दांतों के बीच में दूरी पूछी जा सकती है, तो वो डिपेंड करती है हेक्सा का प्रकार कैसा है। और 2 दांतों के बीच की दूरी को पिच बोला जाता है, तो इसे ब्लेड पिच भी बोल सकते हो आप। 2 स्लॉट या 2 दांतों के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं। हेक्सा ब्लेड में पिच अलग अलग होती है, 0.8 mm भी है, 1.4 mm भी है, और 1.8 mm भी है। ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ हेक्सा कैसा था। जैसे मीडियम हेक्सा है तो उसमें 1 से लेकर 1.4 mm का होता है। रफ हेक्सा है, यानी मोटे मेटल्स के लिए काम में लेनी है, मोटा मोटा काटना है हमें।
और अगर फाइन कटिंग चाहिए तो 0.8 mm है। और ये जो मैंने बताया, ये क्या बताया मैंने, टीथ पिच है ये एक तरह से, ठीक है ना, दांतों की पिच है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था बत्ती एंड पंखे के लिए तार का साइज। बत्ती बोलेंगे लाइट को, पंखा बोलेंगे फैन को। लाइट एंड फैन में वायर साइज मेरे दोस्त दो होते हैं, अगर आपको स्पष्ट ना कहा जाए तो, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। एल्यूमिनियम थोड़ा सा मोटा, कॉपर थोड़ा सा पतला। कॉपर के लिए ऑफिशियली 1 mm, एल्यूमिनियम के लिए 1.5 mm²। बिल्कुल स्टैंडर्ड डाटा है, आपको निमी बुक में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। mm² में कन्वर्ट कराते हैं, तो व्यास में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा अलग है। इसको 1/1.12 और इसको 1/1.4 के आसपास लिखा हुआ है। नंबर 4 देखो, कह रहे हैं कि पोल दिए हुए थे 6, गति दिया हुआ था 1800 RPM और गुरुजी फ्रीक्वेंसी पूछा Pn/120। फॉर्मूला तो सबको याद होगा ना, 6 पोल 1800 RPM 120 का भाग देते हैं तो आई थिंक ये 90 हर्ट्ज उत्तर बन रहा है आपका, है ना। कितना उत्तर बनेगा, 90 हर्ट्ज, ठीक है। इतना ही करके आए थे क्या, ज़रूर हमें बताना। उसके बाद में 5वां छठा देखो, दोनों इल्यूमिनेशन से आए थे, प्रदीप्ति से। कहते हैं कि यूँ पूछा ल्यूमन किसकी यूनिट है और कैंडला किसकी यूनिट है। तो देखो ल्यूमन जो है ना वो है प्रदीप्ति फ्लक्स की, ठीक है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स, हिंदी में प्रदीप्ति पुंज लिख सकते हो। और जो कैंडला है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है, ठीक है। प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता ऑप्शन आपको हिंदी में मिल सकता है। ये प्रदीप्ति पुंज या प्रदीप्ति फ्लक्स है ना, ल्यूमन और कैंडला, ठीक बात है। ये थे 6 क्वेश्चन देखो अभी तक के, ठीक ही थे मुझे लगता है फिर, है ना। अभी तक के जो 6 क्वेश्चन आए, मुझे लगता है आप सबके ये 6 क्वेश्चन सही होने थे, तो पेपर का लेवल फिर आसानी कहलाएगा अगर सबके सही हो रहे हैं तो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। 7वां कह रहा है कि मेगर का उपयोग क्या है या मेगर का कार्य क्या है। तो मेगर कार्य में आपको लिखना था इंसुलेशन रेजिस्टेंस, है ना। हिंदी अगर शुद्ध हिंदी दिया हुआ है तो रोधन प्रतिरोध का मापन, ये आपको उत्तर करना था, ठीक ही था। मुझे लगता है शायद कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आगे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 1 मेगा ओम और 1 किलो ओम के 2 प्रतिरोध है, समांतर में जुड़े हुए हैं, इनका कुल प्रतिरोध बताओ कितना है। आर टोटल पूछा था, कैलकुलेट कर सकते हो ना। दोनों की यूनिट सेम करनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखें। 1 मेगा ओम में था, 1 किलो ओम में था, हमें क्या करना है, दोनों की इकाइयों को कन्वर्ट करना है। देखो इसे मैं मेगा ओम ना लिख करके 1000 किलो ओम लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ना गुरुजी, नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेगा में 6 जीरो होती है, 3 जीरो देखो ये रही और 3 जीरो ये रही, हो गई 6 जीरो। अब इन दोनों का मान रख दो। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, कैसे ही कर दो। क्या करना है, RT बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला लगा और हल करो, उत्तर आ जाएगा। अगर किलो ओम में उत्तर रख रहे हो तो 0.99 किलो ओम है, और अगर सीधा मान में निकालोगे तो शायद 990 ओम आ रहा है ना। कैलकुलेट करके इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है ज़रूर। सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा उसका आंसर मैं पिन भी करूँगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों का एक साथ ही करना है, फिर एक वो शुरू वाले में जो प्रतिरोध ज्ञात करने वाला था और एक ये था, है ना, ताकि क्योंकि पिन तो एक ही कमेंट होगा ना। उसके बाद में देखो भाई एक डायग्राम दिया हुआ था, बैटरी थी 15 वोल्ट की और इस बैटरी के साथ 2 रेजिस्टेंस सीरीज में और 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में यूं जुड़े हुए थे, ठीक है।
प्रत्येक रेजिस्टेंस में से ये दोनों थे 1-1 ओम के, ये थे 3-3 ओम के। सवाल पूछा कि बैटरी में से प्रवाहित धारा की गणना करो, है ना। देखो आई ज्ञात करने के लिए V/R करना होगा। वोल्ट 15 दिया हुआ है लेकिन R हमारे पास नहीं था, 15 वोल्ट ही है ना। हाँ, अब देखो R ज्ञात करना है तो बड़ा सिंपल है, 1, 2 और 3। सबसे पहले इन तीनों को हम लिखें और ये तीनों पैरेलल में नज़र आ रहे हैं साफ साफ। इन तीनों का अगर समांतर में मैं कुल ज्ञात करूं तो क्या फॉर्मूला है, R/N। यानी इन तीनों की जगह अगर हम एक ही प्रतिरोध माने तो वो कितने का मान सकते हैं, 1 ओम का। बताओ बात समझ में आई क्या। अब तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में देखो, मुझे तो साफ साफ नज़र आ रहा है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। यानी जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम आ रहा है, तो उत्तर कितना हो गया, 5 एम्पियर। बिल्कुल आप भी करके आए हो, मुझे पता है। ऐसा क्वेश्चन आसान तो आप छोड़ ही नहीं सकते। हालांकि इस बच्चे ने ना डायग्राम बनाते समय ऊपर से 2 रेजिस्टेंस ओपन रख रखे हैं, तो मैं आपको दोनों कंडीशन बताता हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्या ये कंडीशन थी क्या, अगर पेपर देकर आए हो तो। ये 3 ओम वाले वो कह रहे हैं, जैसा कि डायग्राम भेजा है मैं समझ रहा हूँ, उसने तो कुछ नहीं बताया। मान लेते हैं कि ये ऊपर से नहीं जुड़े हुए हैं। देखो अगर ये नहीं जुड़े हुए ना तो ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम करने के लिए तो हमें प्लस माइनस सप्लाई के दोनों टर्मिनल चाहिए। तो फिर आप इसको छोड़ देना, 3, 4 और 5, 15/5 यानी 3 एम्पियर धारा आएगी। डायग्राम थोड़ा इंश्योर करना, कमेंट जरूर करना, ऊपर से दोनों खुले थे क्या। अगर तीनों कनेक्टेड थे तब तो ठीक है, और खुले थे तब ये उत्तर आएगा। तब इन दोनों को छोड़ देना है क्योंकि ये ओपन है, ठीक है ना। ये पूरा जुड़ा हुआ था तो ये सर्किट बनेगा। 10वां क्वेश्चन देखो, इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति पूछी थी। तो सिंक्रोनस गति जो होती है वो रोटर गति से सदैव कम होती है, ये उत्तर करना था। और होनी भी चाहिए, ये ध्यान रखना। एक इंडक्शन मोटर अगर सिंक्रोनस गति पर चल रही है तो वो हमारे लिए सही भी नहीं है, ठीक है। इसको फिर अपन बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकअप, है ना। क्योंकि स्लिप और टॉर्क की एक खास बात होती है कि अगर स्लिप 0 है तब भी टॉर्क 0, और स्लिप इकाई है तब भी टॉर्क 0। इसलिए हमें रोटर की स्पीड 0 भी नहीं चाहिए और हमें रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर भी नहीं चाहिए। उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि कोर पटलन क्यों किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पटलन को हिंदी इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड। बस तो फिर सिंपल आंसर देना था, एडी करंट लॉस कम करना, है ना। भंवर धारा हानि अगर कम करनी हो तो हम कोर को लेमिनेट करते हैं। फैन में कैपेसिटर का उपयोग, देखो पंखे में कैपेसिटर पूछ रहा है ना, 2-3 उत्तर दे सकते हो आप। एक तो फेज स्प्लिट करना, यानी फेज विभक्त करना, एक फेज को 2 फेजों में बांटना। दूसरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। तीसरा घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देना। अच्छा, इसके बाद में देखो क्वेश्चन फिर इसने दे दिया कि भंवर धारा हानि कम कैसे की जाती है ट्रांसफार्मर में, ये भी आए तो फिर ये हो गया ना। मुझे लगता है ये लिखने में या समझने में फ़र्क रह गया होगा। एक क्वेश्चन 2 बार तो क्या आया होगा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, है ना। भंवर धारा हानि यानी एडी करंट हानि को कम कैसे करना है, सेम क्वेश्चन कह रहे हैं, रिपीट हुआ गुरुजी, शायद ही हुआ हो। पीक फैक्टर का मान पूछा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ना देवे तो साइन वेव का ही बताया करो, यानी √2, है ना। और अनुपात पूछे तो देन पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ठीक है। पीक मान और आरएमएस मान का अनुपात है या 1.414 है। अगर कोई वेव फॉर्म ना दे तो हमेशा आपको ऐसा ही उत्तर बताना है। उसके बाद था कि ट्रांसफार्मर है और उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और अगर उसको डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा। बहुत सिंपल आंसर होगा आपका, जल जाएगी। क्यों जल जाएगी,
क्योंकि डीसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस 0, सो करंट वेरी वेरी हाई, और हायर करंट पे वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी। आगे देखो कह रहे हैं कि लोड का मान कम होने पर क्षति क्या होगा। देखो लोड कम होने पर हानि भी कम होती है, ठीक है। कौन सी हानि पूछी है, किस में पूछी है नहीं पता। सवाल की बात करते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस पूछा है तब करेंगे कम होती है। अगर ट्रांसफार्मर के बारे में और आयरन लॉस के बारे में पूछा है तो कांस्टेंट रहती है या स्थिर रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है। और उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि सेल में इलेक्ट्रोलाइट का मापन कैसे करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व का मापन होगा, ठीक है। और अपेक्षित घनत्व का मापन कैसे करते हैं, तो आपको इसका उत्तर क्या करना है, हाइड्रोमीटर कर देंगे, है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मुझे बताना, क्योंकि बच्चा देखो लिखने में गलती तो नहीं करेगा। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ही हो कि सेल के इलेक्ट्रोलाइट का मापन किस में होता है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो आप हमें बताना कि सवाल क्या था, लैंग्वेज क्या थी, है ना। सेल के कनेक्शन पूछे थे, अधिक धारा और कम वोल्टेज है, तो सेल कैसे जोड़ेंगे मेरे दोस्त, समांतर में। ज़्यादा धारा के लिए समांतर में, ज़्यादा वोल्टेज के लिए आपको उत्तर क्या करना था, ज़्यादा वोल्टेज के लिए उत्तर हो जाता श्रेणी क्रम। उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि अर्थिंग प्लेट किसकी बनी होती है। दो उत्तर करने थे आपको, या तो जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन, या फिर अर्थिंग प्लेट जो है वो कॉपर की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं कि ये सवाल पूछा कि कंड्यूट किसका बना होता है, तो कंड्यूट देखो पीवीसी का भी हो सकता है, कंड्यूट मेटल का भी हो सकता है, कंड्यूट फाइबर का भी हो सकता है। अब आपके पेपर में ऑप्शन क्या था उसके हिसाब से आप इसको कर देना, ठीक है। और फिर कहते हैं कि अगर चांदी की रंग बैंड है तो उसकी टॉलरेंस कितनी है, तो सब जानते हैं चांदी की टॉलरेंस जो है वो ±10% होती है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन और थे लेकिन सारे इसी तरह के थे, तो मुझे लगता है एनालिसिस के तौर पर ये 20-21 क्वेश्चन बहुत है। ठीक ठाक पेपर था, मुझे लगता है जिस बच्चे की तैयारी थी उसने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। यदि एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं आपका पेपर कैसा रहा। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कीजिए।